Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of July 2020। तो 4 जुलाई 2020 का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, जिनको यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज जो हमने स्टार्ट की, जिसमें 1.5 साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, अगर आपको ज्वाइन करनी है तो यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे रजिस्ट्रेशन की लिंक्स है, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दैट सीरीज़। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी लिंक भी नीचे दी है, तो आप हमको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर इट। आपको दो ही काम करना है, आपको लाइक करना एंड शेयर करना अगर आपको पसंद आता है वीडियो, ठीक है ना। तो पसंद तो आता ही है, तो आप कमेंट इतने करते हो तो कम से कम उतने लाइक भी कर दिया करो, है ना। सो दैट इज़ ऑन योर साइड। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, अनुभव पोर्टल समटाइम सीन इन न्यूज़ रिसेंटली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो अनुभव पोर्टल इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो आंसर आप सोचिए थोड़ा, थिंक ऑफ द आंसर। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। जब सोचते रहा करो समय पॉज कर दिया करो, फिर अपना आंसर क्या करो, फिर सुन लिया करो, है ना, तो आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली अनुभव पोर्टल उन लोगों के लिए बनाया गया था जो रिटायरमेंट के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, मिशन रीच आउट समटाइम सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो मिशन रीच आउट अभी न्यूज़ में रहता है, तो ये किससे रिलेटेड? ऑप्शंस आर ए केरला, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र एंड डी जम्मू एंड कश्मीर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था मिशन रीच आउट, ताकि जम्मू कश्मीर में बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ की फैसिलिटेशन की जा सके। आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, जायद मेडल इज द टॉप सिविलियन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जायद मेडल इनमें से कौन से कंट्री का टॉप सिविलियन ऑनर है? ऑप्शंस आर ए कतर, बी पाकिस्तान, सी सऊदी अरेबिया, डी यूनाइटेड अरब अमीरात्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी यूएई। तो यूएई के ही मतलब कि यूएई के जो चीफ थे उन्होंने ये अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी जी को, एंड ही हैज़ गॉट दिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जायद मेडल ऑफ यूएई। याद रखिएगा। Question number 4. Now this is a very good question. Which of the following reports are prepared by United Nation organizations? तो UN की organizations द्वारा इनमें से कौन कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती है? फर्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, सेकंड इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, थर्ड इज यूनाइटेड ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक। तो आपको बताना इनमें से कौन कौन सी UN ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाली जाती है। एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूँ। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालता है कौन? आपका ये आपका UNDP निकालता है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स UNDP निकालता है, या आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपका UNSDSN निकालता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क निकालता है। एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP निकालता है। इसका मतलब है कि तीनों की तीनों ही UN ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाली जाती हैं। द आंसर फॉर दिस विल बी D 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। तो आई होप आपको अच्छा खासा सीखने को मिला होगा। इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपने कुछ सीखा ही होगा। आगे मूव करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे है ICMR लुक्स एट वैक्सीन लॉन्च बाय अगस्त 15। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली GS2 का टॉपिक है। GS2 में एक टॉपिक आपको मिलेगा गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड ऑल। तो बॉडीज़ के अंदर ICMR आ जाएगा, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन भी है। तो पॉलिसी इंटरवेंशन, हेल्थ के अंदर भी एक टॉपिक आता है, हेल्थ भी एक टॉपिक आता है GS3 के अंतर्गत, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। तो GS2 GS3 का कंबाइंड इसमें रहेगा। एंड ICMR के बारे में आपको पहले बताता हूँ। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। पहले 1911 में एक बॉडी थी इरफा। 1911 में एक बॉडी क्या थी? इरफा नाम की एक बॉडी थी। ओके, एंड रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से बनाई गई थी। तो इरफा बाद में जाके कन्वर्ट हो गई आपकी ICMR में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो एपेक्स बॉडी है इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ओके, फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, एंड इट्स मैंडेट इज टू कंडक्ट, कोऑर्डिनेट एंड इंप्लीमेंट द मेडिकल रिसर्च फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए मेडिकल रिसर्च को कंडक्ट करने का काम है। 1949 में जाकर के ये बनी थी, याद रखिएगा, ICMR। उसके पहले ये इरफा थी, और इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा ये फंडेड की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। नाउ ICMR कौन सी वैक्सीन के बारे में बता रहा है जिसको
इंडिया इज़ अनलाइकली टू बी रेडी फॉर पब्लिक। क्या हो रहा था कि बेसिकली अभी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैं वो थोड़ा जल्दबाजी कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन आ जाए। ओके, तो बेसिकली इस जो वैक्सीन है उसमें पोटेंशियल है, लेकिन जो टाइम फ्रेम दिया गया उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये न्यूज़ है बेसिकली, ठीक है ना। नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है कोवैक्सीन, नेम इज़ द कोवैक्सीन, याद रखिएगा कोवैक्सीन इसका नाम है। और इसको बना कौन रहा है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड बायोटेक, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया है। याद रखिएगा भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल्स की परमिशन दी थी, तब जाके इसने बनाना शुरू किया था, ठीक है ना। And the potential vaccine in question is a SARS-CoV-2 strain source from the ICMR National Institute of Virology। तो इसमें SARS-CoV-2 स्ट्रेन का यूज़ किया गया है, जो कि कहाँ से मिला है? ICMR के ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से मिला है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आपका वहाँ पर है, पुणे में, ठीक है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आपका पुणे में है, ये आपको याद रखना है। दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ICMR के बारे में मैंने जो बताया वो सारे फैक्ट्स भी आपको याद रहेंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। आफ्टर मिजोरम नागालैंड बैन्स सेल ऑफ डॉग मीट। ओके, तो नागालैंड ने भी सेल ऑफ डॉग मीट को बैन कर दिया। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी इंटरवेंशन, इसलिए GS2 का ही टॉपिक हो जाएगा। दिस इज अगेन अ टॉपिक ऑफ GS2, गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन है, ठीक है ना। तो मिजोरम ने पहले किया था डॉग मीट को बैन, अब नागालैंड हैज़ ऑल्सो बैन द डॉग मीट। अब ये किसके एफर्ट्स के कारण ये चीज़ किया गया है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, FIAPO। अगर यूपीएससी पूछता है कि FIAPO वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, ये क्या है? तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा FIAPO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन एपेक्स बॉडी ऑफ एनिमल राइट्स ग्रुप, एपेक्स बॉडी है एनिमल राइट्स ग्रुप की, टू द नागालैंड गवर्नमेंट टू बैन द सेल। तो इसने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था नागालैंड गवर्नमेंट के साथ मिल करके, एंड अब जाके नागालैंड गवर्नमेंट ने क्या किया? बेसिकली दे हैव बैंड द सेल, स्मगलिंग एंड कंजम्पशन ऑफ डॉग मीट बिसाइड इन्फोर्सिंग इन स्ट्रिंजेंट एनिमल वेलफेयर लॉस। एनिमल वेलफेयर लॉस को वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है, एंड डॉग मीट को स्पेशली बंद किया गया है। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग, है ना। बहुत अच्छी बात है ये, आज ऐसे ही होना भी चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स और है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। गवर्नमेंट लॉन्चेस ई पोर्टल फॉर स्कूल चिल्ड्रन। अगेन दिस इज अ टॉपिक ऑफ GS2, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड ऑल। इसके अलावा एजुकेशन भी एक टॉपिक है, उसके अंदर का भी आता है। एजुकेशन GS3 का टॉपिक आप बोल सकते हैं, तो उसके अंदर भी ये आएगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट लॉन्चेस पोर्टल, ई पोर्टल फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो इस एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में है, उन्होंने लीड पोर्टल लॉन्च किया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लीड पोर्टल क्या है, तो लीड पोर्टल आया ना, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ओके, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ये इसका फुल फॉर्म है। और यह इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट दैट कंटेन्स 10,000 इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड कोर्स कंटेंट फॉर क्लास 1 to 12। ओके, तो क्लास 1 to 12 तक का पूरा कोर्स कंटेंट इसमें अवेलेबल है, और इट कंटेन्स 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, 10,000 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इसमें है ना। ये पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा बनाया गया है। लीड यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, याद रखेगा। And the portal, the government said, will give students access to textbook, study material and course content। तो ये बेसिकली टेक्स्ट बुक, स्टडी मटेरियल, कोर्स कंटेंट, CBSE, NCERT, इन सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी बेसिकली इस लीड पोर्टल में। तो काफ़ी अच्छी बात है। वीडियोस का यूज़ किया गया है, क्वेश्चंस रहेंगे, एवेल्युएशन किए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज एजुकेशन का ये मिल जाएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ न्यूज़ हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम पूरे न्यूज़ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एडिटोरियल्स लास्ट में आएंगे, ठीक है ना। तो और कोई न्यूज़ अगर ऐसी है जिसको हमको डिस्कस करना है तो लेट्स सी दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। नॉट द टाइम टू प्रॉफिटियर, NPPA। अब NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इनका ये कहना है कि ये सही समय नहीं है कि जब प्रॉफिट लिया जाए, बिकॉज ये पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है वो किसी बीमारी से ग्रसित है, और आप ऐसे टाइम में अपने दवाइयों से प्रॉफिट ले रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो
तो ये मेक श्योर करने के लिए कि दवाइयों की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी रहे, क्रिटिकल मेडिसिन इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड रहें, तो अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बेसिकली कुछ क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स डिसाइड किए हैं, डिक्लेयर किए हैं और उनको एनपीपीए के अंतर्गत रखा है, ताकि एनपीपीए उनके प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दे और उनको अफोर्डेबल पे रखे। तो याद देखिए, क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको भी एनपीपीए के अंदर रख दिया गया है, ताकि एनपीपीए उनके प्राइसेस को अफोर्डेबल रखे और उनको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दे। तो अब एनपीपीए ने अपने पावर्स का यूज़ किया अंडर डीपीसीओ, ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का है, ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर, उसके अंतर्गत उन्होंने अपनी पावर्स का यूज़ किया एंड उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स के से पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इन सब की मतलब की इंफॉर्मेशन ली है और ये कहा है कि इनके प्राइसेस जो हैं 1 अप्रैल 2020 से शुड नॉट बी इंक्रीज्ड फॉर मोर देन 10% इन अ ईयर, 10% से ज़्यादा पूरे साल में ये नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2020 से। तो ये चीज़ एनपीपीए ने ली है अपने पावर्स डीपीसी यानी कि डायरेक्ट प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का यूज़ करते हुए कहा है। नाउ ऑल द मेडिकल डिवाइसेज दे हैव बीन नोटिफाइड एज ड्रग्स। अब जितने भी मेडिकल डिवाइसेज थे उनको ड्रग्स की तरह नोटिफाई कर दिया गया है। इस कारण जब जैसे उनको ड्रग्स की तरह नोटिफाई किया, वो किसके अंदर कर आ गए, वो रेगुलेटरी रिजीम के अंदर आ गए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड ड्रग्स प्राइसेस एंड कंट्रोल ऑर्डर 2013। तो याद रखिएगा, एक्ट जो है वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का, 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है और ड्रग्स प्राइसेस एंड कंट्रोल ऑर्डर 2013 का है। तो बेसिकली इन दोनों के अंतर्गत 1 अप्रैल से सारे मेडिकल डिवाइसेस भी आ गए हैं, क्योंकि उनको ड्रग्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो इस कारण से एनपीपी यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो अब इन सबको मेंटेन कर रही है, मॉनिटर कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि जो इनके प्राइजेज हैं वो एक अफोर्डेबल लिमिट में रहे और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इससे ना बनाए। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में अगर बोले तो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड वाया गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। तो गवर्नमेंट का एक रेजोल्यूशन आया था 29 अगस्त 1997 में 29 अगस्त को एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाई गई थी एंड इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का अटैच्ड ऑफिस है एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है एंड इट इज एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स। ओके, तो रेगुलेटर फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स के लिए यूज करता है। टॉपिक किसके अंदर आएगा, तो GS2 में जो टॉपिक है ना आपका रेगुलेटरी बॉडीज एंड ऑल, तो रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर ही एनपीपी आएगा। GS2 का टॉपिक है रेगुलेटरी बॉडीज, उसके अंतर्गत ये आएगा। तो आप सिलेबस भी देखते रहो, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको देखते ना। हाँ, ये रेगुलेटरी बॉडीज लिखा हुआ है, जुडिशियल बॉडीज लिखा है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज लिखा है ना, तो हम देख लेंगे आगे इस तरह से। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। अब अगली जो न्यूज़ है देखो यहाँ पे ईडी के बारे में है। ईडी अटैचेस ₹14.49 करोड़ एसेट इन पिक्सियन केस। ओके, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच किया है, पिक्सियन ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। ओके, बैंक फ्रॉड का केस किया था इन्होंने, तो उनसे 14.49 करोड़ रुपए इन्होंने ले लिए। तो ईडी बेसिकली GS2 का ही टॉपिक रहेगा आपका, वही रेगुलेटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इनके अंतर्गत आ जाएगा ये टॉपिक। GS2 का टॉपिक रहेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके काम क्या दिया गया है, 2 स्पेशल फिजिकल लॉस के देखने का काम दिया गया है। एक है फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो जो फेमा है वो एक सिविल लाइबिलिटी वाला लॉ है, मतलब कि इसमें सिविल पनिशमेंट मिलती है और PMLA में आपको क्रिमिनल पनिशमेंट भी मिलती है। तो याद रखिएगा ये 2 हैं, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 और दूसरा आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA। अगर हम देखा जाए तो बना कब था, तो 1956 में बना था एज इन्फोर्समेंट यूनिट, तब इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट और तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत बनाया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत बनाया गया था फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज, एक्सचेंज कंट्रोल लॉज को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, फेरा 1947 के अंदर आते थे, है ना, उनको मॉनिटर करने के लिए 1956 में बनाया गया। 1957 में इसका इन्फोर्समेंट यूनिट से नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। इन्फोर्समेंट यूनिट से नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 1957 में कर दिया गया, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से इसको 1960 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ट्रांसफर भी किया गया, ठीक है ना। दैट इज अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। Now the directorate enforces 2 laws, FEMA which is a civil law and PMLA which is a criminal law। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि क्रिमिनल लॉ है।
देन इसका कंपोजिशन देखें तो डायरेक्टली रिक्रूटिंग पर्सनल्स होते हैं। द डायरेक्टरेट ऑल्सो ड्रॉज ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाइक कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, डेपुटेशन में ये इनसे भी लेते हैं लोगों को, ठीक है ना। प्रोसेसिंग केसेस ऑफ फ्यूजिटिव फ्रॉम इंडिया अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंतर्गत जो फ्यूजिटिव भाग गए हैं इंडिया से उनको भी देखता है, ये काम करता है, ठीक है ना। और ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए। अगर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए के अंदर कोई पनिशेबल ऑफेंस है तो उसके ट्रायल के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है जिसको पीएमएलए कोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। दैट इज अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 याद रखना पीएमएलए एक्ट का। तो ये हमको सारी इंफॉर्मेशन ईडी के बारे में पता चल गई। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको देखना है। तो विद इकोनॉमिक मेजर्स इंडिया सीक्स टू टर्न टेबल्स ऑन चाइना। तो अब चाइना को एक तरीके से परेशान करने के लिए इंडिया ने भी अब कुछ स्टार्ट किया इकोनॉमिक मेजर्स लेना, जिसमें से कुछ मेजर्स यहाँ पे 59 चाइनीज़ ऐप्स को हमने बंद कर दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब हमारे साथ उनकी लड़ाई हुई। तो उसके बाद अभी पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह का ये कहना है कि इंडिया विल नॉट बी इंपोर्टिंग एनी पावर इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना वर्थ 2 बिलियन to 3 बिलियन एनुअली। तो हम 2 से 3 बिलियन एनुअली खरीदते थे, उनसे इंपोर्ट करते थे पावर इक्विपमेंट को। हमने बोला कि हम उनसे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं खरीदेंगे। इसके पहले मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी ने ऑलरेडी कह दिया था कि चाइनीज कंपनीज वुड नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द रोड प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के रोड प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनीज को टेक पार्ट नहीं करने दिया जाएगा। ये सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए। कहाँ कल एक और चीज़ मैंने बताई थी, चाइना जो एक नई हमारी एफडीआई पॉलिसी आई है तो उसमें मैंने शायद बोल दिया था कि चाइना नहीं होगा इंडिया होगा, इंडिया नहीं होगा चाइना होगा। तो वहाँ पे इंडिया ही होगा। एक्चुअली इंडिया की जो नई एफडीआई पॉलिसी है कि इंडिया के साथ जितने भी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, इंडिया के साथ जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उनसे कोई एफडीआई आता है तो उनके लिए पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली चाइना को रोकने के लिए किया गया था कि इंडिया के साथ जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको बेसिकली रोकने के लिए ऐसा किया गया था। तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना आ पाए, इस कारण से उनको रोकने के लिए ऐसा बोला गया कि जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको बेसिकली परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो वो भी किया। तो क्या ये पहली बार ऐसा चाइना के साथ हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, चाइना के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। साउथ कोरिया ऑलरेडी ऐसा कर चुका है। क्यों ऐसा कर चुका है कि साउथ कोरिया में यूएसए ने एक डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया था जिसको हम बोलते हैं थार्ड। तो एक नया फैक्ट भी आपको मिल गया यहाँ से, थार्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम या थार्ड सिस्टम क्या है, तो ये मिसाइल सिस्टम है, एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि यूएसए ने साउथ कोरिया में इंस्टॉल किया था, ठीक है ना। तब चाइना ने भी साउथ कोरिया में कर्व्स किए थे और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा होता रहता है। और इंडिया में जो टिकटॉक बैन किया उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ बाइट डांस नाम, क्या नाम है उसका, बाइट डांस ही था, बाइट डांस नाम की कंपनी, जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे देखने को मिला बिकॉज ऑफ बैन इन इंडिया। और इंडिया जो है वो भी चाइना पे रिलाई करता है, ऐसा नहीं कि रिलाई नहीं करते। 70% हम वहाँ पे बेसिकली रिलाई करते हैं एपीआई में, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई क्या होता है? एपीआई वो चीज़ होती है जो किसी भी ड्रग को उसको ठीक करने की ताकत देती है, जो उसको थेरेपेटिक प्रॉपर्टी होती है किसी ड्रग की, वो उसको एपीआई जो है वही प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। तो इंडिया रिलाइज ऑन चाइना फॉर क्रूशियल इंपोर्ट्स फॉर मेनी ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑटो कंपोनेंट्स टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल। तो ऑटो के काफ़ी पार्ट्स हम वहाँ से लेते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो 70 से 90% का हमारा चाइना से ही आता है। तो ये थोड़ी हमारी डिपेंडेंसी है, अदरवाइज हम अगर चाहें तो इकोनॉमिकली उनको हर्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक पेन उनको दे सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं। UK गवर्नमेंट ग्रुप लेड बाय भारती विंस बिड फॉर बैंकरप्ट OneWeb। ओके, तो UK गवर्नमेंट कंसोर्टियम लेड बाय भारती इंटरप्राइजेस। तो UK गवर्नमेंट का कंसोर्टियम था जिसको कि भारती इंटरप्राइजेस लीड कर रहा था। दे हैव वॉन द बिड टू एक्वायर बैंकरप्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी। तो एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी है, बैंकरप्ट है OneWeb। तो OneWeb को बेसिकली एक्वायर कर लिया गया। तो भारतीज ओवरसीज आर्म्स भारती ग्लोबल, तो भारती ग्लोबल जो रहेगी दैट विल बी इन्वेस्टिंग 500 मिलियन एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन विद द UK गवर्नमेंट पुटिंग इन अ सिमिलर अमाउंट। तो UK गवर्नमेंट भी $500 मिलियन लगाएगी और भारतीय ग्लोबल भी लगाएगी $500 मिलियन, और ये OneWeb के ऊपर लगाएंगे। दैट इज अ बैंकरप्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी है OneWeb, उसके ऊपर ये लगाएंगे। तो ये फैक्ट था जो कि आपको बता दिया।
इसको आप याद रख सकते हैं, दैट इज द थिंग विच इज़ देयर, आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गए, तो ये इतना तो हो गया अपना न्यूज़ एनालिसिस वाला पार्ट। अब हम आते हैं थोड़ा एडिटोरियल सेक्शन में। 2 एडिटोरियल्स हैं जिनको क्या हम डिस्कस करेंगे। पहला है रीसेट द रूरल जॉब पॉलिसीज रिकॉग्नाइज वुमेन्स वर्क। अब यहाँ पे ये आर्टिकल की नोट्स मैंने निकाल लिया है। क्यों ये आर्टिकल लिखा गया है? क्योंकि वुमेन का काम पहले तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, दूसरी चीज़ कोविड-19 में जो भी उनको मिलता था काम वो भी अब नहीं मिल रहा है, एंड इनके ऊपर बहुत कम अटेंशन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू दे रहा है। तो ये भी जो टॉपिक रहेगा GS2 का टॉपिक हो जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का टॉपिक हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। और GS1 के सोसाइटी वाले सेक्शन में वुमेन का स्टेटस, उसके ऊपर भी ये टॉपिक है। तो GS1 का सोसाइटी वाला सेक्शन एंड GS2 का पॉलिसी वाला सेक्शन जो है, उन दोनों के अंतर्गत ये टॉपिक आएगा, GS1 एंड GS2 के अंतर्गत। तो ये आर्टिकल की सेंट्रल थीम यही है कि लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट को ये कोशिश करने की सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें वुमेन को स्पेशल एक प्रिविलेज दें एंड वुमेन के काम को एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करें, ठीक है ना। ऑथर का कहना है, डेटा दिया उन्होंने कुछ कि 71% जो रूरल कैजुअल वुमेन थी दे लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। 59% जहां मेन ने लूज़ की वहां पे 71% वुमेन ने लूज़ की। देन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का कहना है दैट जॉब लॉसेज इन अप्रैल 2020 एज कम्पेयर टू अप्रैल 19 वर लार्जर फॉर रूरल वुमेन देन फॉर रूरल मेन। तो काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेज हुए हैं फॉर वुमेन देन मेन, ये चीज़ ऑलरेडी रिपोर्ट्स में आ चुकी है। तो अब क्या है, ऑथर ने कहा कि कुछ मेजर फीचर्स हैं फॉर द रूरल वुमेन एम्प्लॉयमेंट, जो रूरल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसके कुछ फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं। पहला है क्राइसिस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तो एक तो उनको क्राइसिस है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कि उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं पाता है, ठीक है ना। कारण ये नहीं कि वो विड्रॉ कर लेते, कारण ये है कि वहाँ पे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, दैट इज द रीजन वाई दे डोंट गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा फीचर ये है कि वुमेन जो सारी सेक्शंस की हैं पीजेंट्री में जो इन्वॉल्व हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अपने घर से बाहर काम करती हैं, इन द पेड वर्क आउटसाइड देयर ओन होम, मतलब कि वो दूसरे घरों में काम करती हैं। 60, 70, 80% केसेस ऐसे ही मिलेंगे आपको। तीसरा जो फीचर है वो ये है कि विलेज लेवल पे कि यंगर एंड मोर एजुकेटेड वुमेन, जो यंगर और मोर एजुकेटेड वुमेन है वो ज़्यादा अच्छे स्किल्ड नॉन एग्रीकल्चरल वर्क को डिमांड करती हैं एंड उनको ये मिल नहीं पा रहा है, उनको मैनुअल लेबर में ही काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो जो स्किल्ड थोड़ा एजुकेटेड वुमेन है, यंगर वुमेन है, वो चाहते हैं कि उनको नॉन एग्रीकल्चरल स्किल्ड वर्क मिले। तो ये भी एक फीचर है जो कि सर्वे के थ्रू पता चला है रूरल वुमेन के अंतर्गत। चौथा फीचर है कि विमेन वेजेस जो हैं वो मेन से बहुत कम रहती हैं। बहुत एक्सेप्शंस है कि कहीं पे बराबर या इक्वल हो या कहीं ज़्यादा हो, लेकिन अदरवाइज जो गैप है वो बहुत ज़्यादा रहता है और विमेन की हमेशा कम पे ही रहती है। पांचवा जो फीचर है वो ये है इंपॉर्टेंट दैट वुमेन, मतलब अगर हम वुमेन का वर्क देखें तो उनके वर्क को काउंट नहीं किया जाता, जैसे कि कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, चाइल्ड केयर हो गई, एल्डरली केयर हो गई थी, ये सारे कामों को बिल्कुल ही काउंट नहीं किया जाता, कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। अब लॉकडाउन में कैसे इम्पैक्ट हुआ, तो लॉकडाउन में और ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया वर्क इनका। क्यों? क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद रहीं, जो ब्रिक क्लीन और यहाँ पे काम करने वाली महिलाएं थी ये नहीं कर पाई। इनफैक्ट जो मिल्क की डिमांड थी वो कम हो गई, तो जो कोऑपरेटिव में मिल्क के कोऑपरेटिव्स में काम कर रही थी उनकी महिलाओं की भी नौकरी खतरे में पड़ गई, तो ये भी हो गया। देन इसके अलावा उनका जो घर में केयर वाला एस्पेक्ट था, घर का काम, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया अचानक से, क्योंकि पूरी फैमिली घर में बैठ गई तो उनका वो वाला काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यही वाली बात ऑथर ने कही कि जॉब्स जाने के कारण वो घर में बैठी, उनको और ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ी, और ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ी, और ज़्यादा केयर लेनी पड़ी बच्चों की। तो ये बहुत ज़्यादा इनके फिजिकल, इनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऑथर ने वही किया कि फाइनल वे फॉरवर्ड में ऑथर ने बोले कि अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें कि उनको तुरंत के तुरंत एक नया तरीके से विमेन के काम को देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि विमेन को किस तरह से एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके, जो विमेन अच्छा स्किल्ड काम कर सकती है उनको किस तरीके से स्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जा सके, एंड किस तरीके से एक तरीके मतलब कि विमेन को भी इकोनॉमी में उनका जो हिस्सा है उनको बढ़ाया जा सके, और जो जेंडर डिफरेंशिएशन देखा जाता है, जो जेंडर डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको किस तरीके से रिवर्स किया जा सके। तो जेंडर डिफरेंशिएशन को रिवर्स करना है। तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द एडिटोरियल। पुलिस वायलेंस एंड हाउ सम लाइव्स डू नॉट मैटर। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये भी पुलिस वायलेंस के ऊपर लिखा गया है। ऑथर ने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग करने में दो कॉन्ट्राडिक्टरी केसेस दिए हैं। पहला केस है दिशा केस, हैदराबाद में जब वो रेप केस हुआ था जिसमें हमने 4 क्रिमिनल्स को मार दिया था पुलिस ने, एंड अभी दूसरा केस जो है वो
वो केस है जयराज और उनके जयराज एंड हिज सन बेनिक्स, इनका जो थुट्टुकुडी तमिलनाडु का केस हुआ है जहाँ पे कस्टोडियल किलिंग हुई है। पहले केस में हमने पुलिस को बहुत ज़्यादा वाहवाही दी थी, पहले केस में हमने पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा तारीफें की थी। दूसरे केस में हम पुलिस को विक्टिम मतलब वो ठहरा रहे हैं, एक्यूज ठहरा रहे हैं, है ना। तो ऑथर ने ये बोला कि ये जो दो रिएक्शंस हैं, ये दोनों रिएक्शन पुलिस ने दोनों में ही एक्सट्रीम केस किया था। पहले केस में भी हमको ये समझना चाहिए था कि जब तक जो जजमेंट या जस्टिस का पार्ट है, जजमेंट या जस्टिस हमेशा से ही लॉ जुडिशरी का पार्ट रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी पुलिस ने ही जजमेंट या जस्टिस दिया, यहाँ पे भी पुलिस ने जजमेंट या जस्टिस दे दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऑथर ने कही कि दोनों में केस में थी, सिमिलैरिटी ही थी, बट एक केस में जो मरने वाला था उसके ऊपर एक्यूजेशन ये लगाया गया था कि वो रेप का केस था, और दूसरे केस में आप सबको पता है कि बहुत सिंपल केस था जो कि लॉकडाउन में दुकान खोलने का केस था, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा है कि दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं हमको ये समझना चाहिए कि हम पुलिस के ऊपर जजमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते कि पुलिस कभी सही जजमेंट दे देगा। हो सकता है कहीं पे उसने सही कर दिया है या एथिकली सही काम किया है, मॉरली सही काम किया है, लेकिन कहीं पे वो रूल ऑफ लॉ को वायलेट भी करेगा। तो यही वाली बात है कि एक समय आप उसकी वाहवाही करते हो, दूसरे समय जब वैसे ही काम होता है लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ होता है तो वहाँ पे उसकी तारीफ नहीं करते हो। दिस इज द मेन पॉइंट विच ऑथर वांट्स टू हाईलाइट। अब ऑथर ने कुछ डेटा दिया कि एनएचआरसी का अगर डेटा देखा जाए तो 5300 कंप्लेंट्स कस्टोडियल डेथ की आई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने केवल 1727 डेथ्स को कंसीडर किया है। 1727 डेथ्स को ही कस्टोडियल डेथ के रूप में कंसीडर किया है 2000 से लेकर 2018 तक। लेकिन इन 1727 डेथ में केवल 26 पुलिसमैन ही है जिनको कि अभी तक पनिशमेंट लगी है, केवल 26 पुलिसमैन ही है जिनको कि कन्विक्ट घोषित किया गया है या कन्विक्टेड एक्चुअली में हुए हैं, ठीक है ना। तो इन द कंट्री वेयर कस्टोडियल टॉर्चर एंड किलिंग इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज बैफलिंग दैट वी स्टिल डू नॉट हैव अ डोमेस्टिक एंटी टॉर्चर लॉ। अब ऑथर ने बात की है एंटी टॉर्चर लॉ की, यहाँ पे कि इस कंट्री में कस्टोडियल डेथ जो है, ये जो ब्रुटैलिटी है, ये एक ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो भी हमारे पास कोई भी एंटी टॉर्चर लॉ नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, वो इंडिया ने साइन ज़रूर किया है बट इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया। इंडिया हैजंट रेटिफाई दैट, ओके। साइन कब किया था? साइन 1997 में ही साइन कर दिया था, लेकिन अभी 23 साल बाद भी हमने उसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑथर ने इन चीज़ों को बताया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है पूरा एडिटोरियल ही कॉपी हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो होगी। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई थी, जैसे कि ऑथर ने यहाँ पे ये बोला कि द यूज़ ऑफ टॉर्चर इज़ ऑल्सो ऑफन जस्टिफाइड बाय पुलिस। अब कई बार पुलिस जो है वो यूज़ ऑफ टॉर्चर को कैसे जस्टिफाई करता है कि दैट द पुलिस पर्सनल जो यहाँ पे वो हार्ड एंड क्रिमिनल्स को ठीक करने के लिए टॉर्चर का यूज़ किया जाता है। तो क्या जयराज और बेनिक्स जो थे वो हार्ड एंड क्रिमिनल्स थे जहाँ पे आपने पुलिस, सॉरी आई डोंट नो दैट कि ये वीडियो पॉज कब हो गया, तो शायद अभी बीच में पॉज हो गया था। तो मैं एक बात बोल रहा था एक्चुअली कि ये सारे के सारे जो इंटेलेक्चुअल बनते हैं, राइटर्स और ये सब चीज़ें हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, मेरा एक मानना है कि पुलिस को जुडिशरी का रोल नहीं प्ले करना चाहिए, पुलिस शुड नॉट प्ले द रोल ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं पर वो बात इतनी सत्य ये भी है कि फिर पुलिस के लिए आप लोग कभी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? अभी कानपुर में हमारे 8 जो जवान और जो हमारे पुलिसकर्मी के डीएसपी थे उनको मार दिया गया, आप उनके प्रोटेक्शन की बात क्यों नहीं करते? मैंने कभी कोई आर्टिकल ये नहीं देखा कि पुलिस को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस को भी लोगों को ये समझना चाहिए कि उनको क्या करना है, उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कभी ऐसा आर्टिकल नहीं देखा जिसमें ये लिखा गया हो कि पुलिसकर्मियों का हाइपर टेंशन, पुलिसकर्मियों को टेंशन होता है, कोविड-19 में इतनी ड्यूटी की उनको इतना टेंशन हुआ, किस तरीके से उनकी फैमिली को, ये सब आर्टिकल आप नहीं लिखोगे। आप क्या आर्टिकल लिखोगे कि पुलिस ने वायलेंस किया? अरे पुलिस का काम है यार वहाँ पे प्रोटेक्शन देना, उसके लिए कई बार फोर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो हमको दोनों साइड लेके चलना चाहिए। जब भी आप आंसर लिखें तो मेरा ये मानना है कि आप बैलेंस एक अप्रोच में आंसर लिखें एंड पुलिस की भी चीज़ों को समझें। ऐसा नहीं कि पुलिस को ऐसा ग्रुप नहीं जो आपके अगेंस्ट काम करने के लिए बैठा है या आप हमेशा पुलिस के अगेंस्ट ही बात करोगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको भी ये समझना चाहिए, जो भी एडिटोरियल लिख रहे हैं, ऑथर लिख रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि जो भी आर्टिकल लिखें वो कई बार दोनों साइड, दोनों पहलुओं को देख कर ही लिखा जाए, है ना। तो आप भी जजमेंट ही पास कर रहे हो, कोई नया काम नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग ऑन विच आई वॉन्टेड टू एंड दिस। ये आर्टिकल मैं ख़त्म करूँगा। अगला जो लास्ट आर्टिकल यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है बेसिकली कल मैंने आपको बताया था अनक्लॉज में हम केस हार गए, जो इटालियन मरीन्स हैं उनका केस हम हार गए,
आर्टिकल से कुछ फैक्ट्स निकाल लेते हैं, जैसे कि पीसीए ने रिजेक्ट कर दिया, इंडिया ने बोला था जैसे उनको कि प्रोसिक्यूट होना चाहिए अंडर द डोमेस्टिक लॉ, इंडिया का ये क्लेम था कि उनको प्रोसिक्यूशन होना चाहिए अंडर द डोमेस्टिक लॉ। पायरेसी, तो पीसीए ने क्या कर दिया, दे रिजेक्टेड अ की आर्ग्यूमेंट बाय इटली दैट इंडिया बाय लीडिंग द इटालियन वेसल इनटू इट्स टेरिटरी एंड अरेस्टिंग द मैराइन्स वायलेटेड इट्स ऑब्लिगेशन टू कोऑपरेट विद मेजर्स टू सप्रेस पायरेसी अंडर आर्टिकल 100 ऑफ अनक्लॉज। तो आपको याद रखना है कि पायरेसी जो है वो अंडर आर्टिकल 100 है अनक्लॉज के, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी है, लॉ ऑफ द सी बोलते हैं इसको, ओके, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो ये इसका आर्टिकल 100 जो है वो पायरेसी से डील करता है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, थोड़ा डिले हुई इस केस में, बहुत ज़्यादा डिले क्यों हुआ, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया ओनली द सेंटर एंड नॉट द केरला कैन प्रोसिक्यूट द मैराइन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग में ये बोल दिया कि केवल और केवल सेंटर है और केरला इसमें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता मैराइन्स को, केवल सेंटर ही प्रोसिक्यूट कर सकता है, ठीक है। फिर दूसरा लीगल इशू तब आया जब एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वोक कर दिया suppression of unlawful acts against safety of maritime navigation and fixed platform for continental shelf act of 2002। तो एनआईए ने ये एक्ट इन्वोक कर दिया जिसका नाम क्या है, सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड suppression of unlawful acts against safety of maritime navigation and fixed platform and continental shelf act of 2002। इसमें उन्होंने डेथ पेनल्टी की मांग कर दी, ओके, डेथ पेनल्टी की मांग कर दी, जिसके बाद ईयू ने थ्रेटन किया ट्रेड सैंक्शंस लगा देंगे, ये सारी चीज़ें। बट फाइनली जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने बोल दिया है एंड उसने ये भी कह दिया कि कोई प्रोसिक्यूशन इस तरीके से नहीं होगा, चाहे इंडिया के डोमेस्टिक लॉ के अंदर नहीं होगा, ये जो होगा ये इटालियन कोर्ट के अंतर्गत किया जाएगा। तो दे विल नॉट बी फेसिंग ट्रायल इन इंडिया, और इंडिया ने इस डिसीजन को मान भी लिया है, सो दे हैव एक्सेप्टेड द डिसीजन। देयरफॉर एक तरीके से कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फ्रंट में हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार ज़रूर हुई है इस चीज़ में, ये चीज़ ऑथर ने यहाँ बोले। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।